नया टॉपिक राजस्थान में सिंचाई और कृषि। नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान में सिंचाई और कृषि, ये हमारे सामने राजस्थान का नक्शा है। अरावली के पश्चिमी इलाके में जाएंगे तो यहाँ हमें सिंचाई का मुख्य साधन क्या मिलेगा? नहरें। रेगिस्तान में सिंचाई के लिए मेन साधन क्या है? नहरें। राजस्थान की कुल सिंचाई के अंदर 27 से 30% योगदान किसका है? नहरों का है। राजस्थान में जितना सिंचाई होती है उसमें से 27 से 30% सिंचाई नहरों से होती है। नहरों में देखें तो उत्तर पश्चिम में अपन ने कौन सी नहर के बारे में पढ़ा था? सिंचाई IGNP नहर, बीकानेर मेन सेंटर है इसका, उत्तर पश्चिम क्षेत्र IGNP नहर। उत्तर में जाएंगे तो हमें गंग नहर और दूसरी नहर कौन सी मिलेगी? राजीव गांधी नहर। गंग नहर और राजीव गांधी नहर। और दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो हमें कौन सी नहर मिलेगी? नर्मदा नहर। नर्मदा नहर, नर्मदा नहर, IGNP नहर, राजीव गांधी नहर, गंग नहर, ये मुख्य नहरें हैं जिससे इस रेगिस्तान में सिंचाई होती है। कुल सिंचाई में 27 से 30% योगदान नहरों का है। वर्तमान में राजस्थान सरकार का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है, ये जो माही नदी है, इस माही नदी का पानी जो है नहर के लिए, जिसको नाम दिया है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अपन ने जैसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट देखा था, वैसे वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। माही का पानी जो है, ये माही का पानी जो है डूंगरपुर से लेकर के और उदयपुर और जालोर होते हुए पाली तक लाया जाएगा और पाली के बाद में इसे जोधपुर और नागौर तक सप्लाई किया जाएगा। ये इसका नाम रखा है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना। डूंगरपुर से माही का पानी लेकर के जालोर और बाड़मेर और पाली तक तो मुख्य नहर होगी, फिर पाली से जोधपुर और नागौर तक पेयजल की नहर बनाई जाएगी। ये नया प्रोजेक्ट है वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो ये इलाका जो अरावली के पश्चिम का इलाका है, यहाँ हमें मुख्य सिंचाई किससे मिलती है? नहरों से मिलती है। अरावली के पूर्व की तरफ आए तो यहाँ पूर्व में चूंकि क्या है, बरसात ज़्यादा है, अपन ने बरसात पढ़ा अच्छी तरह से। यहाँ बरसात ज़्यादा है, जहाँ बरसात ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा? सतही जल ज़्यादा होगा, सरफेस वाटर, क्योंकि पानी बहेगा निरंतर, नदियाँ बहेगी। सरफेस वाटर, पानी दो तरह का होता है भूमि के अंदर, एक तो होता है सरफेस वाटर जो ज़मीन के ऊपर मिलता है, और एक होता है ग्राउंड वाटर जो ज़मीन में काफ़ी गहराई पर। अपने इधर ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, लेकिन इधर क्या है? सरफेस वाटर ज़्यादा है। और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमें जो है कुएं, नलकूप, सिंचाई के मुख्य साधन मिलेंगे। अरावली के पश्चिम में जैसे नहरें हैं, पूर्व में कुएं और नलकूप है। कुओं से हमें लगभग 40% और नलकूपों से लगभग 25% लगभग 65 से लेकर के 68% तक के आसपास सिंचाई जो है राजस्थान में किससे होती है? कुओं और नलकूपों से होती है। 65 से 68% सिंचाई कुएं और नलकूप, और कुएं और नलकूपों से मुख्य सिंचाई पूर्वी राजस्थान। दोनों के अंदर नंबर 1 कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर। पहले भरतपुर था, लेकिन नए डाटा में जयपुर।
और इसी तरह से नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर। गंगानगर में आईजीएनपी नहर भी है और गंग नहर भी है। जहाँ गंग नहर ख़त्म हो जाती है तो वहाँ आईजीएनपी नहर स्टार्ट हो जाती है। तो गंगानगर मोस्टली सिंचित जिला है। गंगानगर जो है वो मोस्टली सिंचित जिला है। तो इधर जो है नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जो है जयपुर, और नहरों से 27 से 30, कुएं नलकूपों में 40, 65 से लेकर के 68। इधर नीचे आ जाएंगे हम, राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा आ गया। राजसमंद, भीलवाड़ा ये मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है? तालाबों से सिंचाई के लिए। राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा के अंदर, फिर राजसमंद के अंदर। भीलवाड़ा और राजसमंद तालाबों से सिंचाई के लिए फेमस है। कुल सिंचाई के अंदर हम कह सकते हैं 0.5 से 1% तक के आसपास योगदान है भीलवाड़ा और राजसमंद तालाबों से सिंचाई। उदयपुर अपन ने पढ़ाई है। उदयपुर में एक फेमस नहर पड़ी, झील पड़ी थी अपन ने। कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील से अपन ने 2 नहरें निकाली थी, श्यामपुरा और भाट। और इन श्यामपुरा और भाट नहरों द्वारा उदयपुर में सिंचाई होती है। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई हमें कहाँ मिलेगी? उदयपुर के अंदर। श्यामपुरा और भाट 2 नहरें से उदयपुर में सिंचाई होती है। तो नहरों से झीलों से सिंचित जिला सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा? उदयपुर, जहाँ झीलों से सिंचाई होती है। जयसमंद झील राजस्थान की वो झील है जिसका मुख्य उपयोग हम सिंचाई के अंदर करते हैं। इधर हम आएंगे कोटा के अंदर, तो अपन ने पढ़ा था चंबल नदी है, बहुत ज़्यादा बह रही है, साल भर बह रही है। चंबल के आसपास के लोग क्या करेंगे? चंबल के पानी का इस्तेमाल करेंगे। कोटा जो है नदियों से सिंचाई के लिए फेमस है। कोटा के अंदर चंबल नदी से सिंचाई होती है। योगदान वही 0.5 से 1% के आसपास है। योगदान 0.5 से 1% के आसपास है। और बांसवाड़ा आएंगे तो बांसवाड़ा पहाड़ी इलाका है, यहाँ नदियों के कारण झरने मिल जाते हैं। तो राजस्थान में झरनों से सिंचाई कहाँ होती है? बांसवाड़ा, वही 0.5 से 1% के आसपास। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूपों से। और कुएं और नलकूप अगर ऑप्शंस में अलग अलग है तो फिर किसको चयन करेंगे? कुएं को। तो फिर किसको, जैसे ऑप्शन ए में कुआं दे दिया, ऑप्शन बी में नलकूप दे दिया, ऑप्शन सी में नहर दे दिया, ऑप्शन डी में तालाब दे दिया, तो फिर किसको चयन करेंगे? कुएं को चयन करेंगे। और प्राय पूछे जाते हैं तो कुएं और नलकूप कंबाइंडली आते हैं। कुएं और नलकूप जो है वो कंबाइंडली आते हैं। अंतर क्या है कुएं और नलकूप के अंदर? खेत होगा किसी के, कुएं और नलकूप में क्या अंतर है? एक कुएं से पानी निकाल रहे हैं, एक नलकूप से पानी निकाल रहे हैं। क्या अंतर क्या होगा? क्या चीज़? नहीं, गहराई। कुएं और नलकूप में क्या अंतर होगा? खेत में कुआं है, गिरनी लगा करके ऊंट से की सहायता से, बैल की सहायता से जो है वो केतली लग करके और पानी जो है निकाल लेते हैं। नलकूप में काफ़ी गहरा खोदते हैं। तो नलकूप जो होता है इसके अंदर बोरिंग करते हैं, बोरिंग करके पाइप अंदर डालते हैं। यहाँ मशीन लगी होती है, मशीन भूमि का पानी खींचती है और खींचने के बाद में पानी बाहर निकलता है। और फिर तो कुएं में सीधा ही पानी भूमि से बाहर निकल जाता है। नलकूपों में बोरिंग करके और मशीन की सहायता से पाइप से जो है पानी को खींचते हैं, पानी खींचा जाता है। ये राजस्थान की जो भूमि है, इस पूरे राजस्थान की भूमि के लगभग 30 से 32% भूमि सिंचित है। राजस्थान में 30 से 32% भूमि जो है वो सिंचित भूमि है। बाकी लगभग 70% भूमि क्या है? असिंचित है। सिंचित है तो किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, चाहे नहर उपलब्ध है, चाहे नलकूप उपलब्ध है, चाहे कुआं उपलब्ध है, चाहे तालाब उपलब्ध है। 70% भूमि पर क्या की जाती है? सूखी खेती की जाती है। सूखी खेती आप सबको पता है क्या होता है? बरसात से खेती, बरसात के पानी से खेती। 30% किसान ऐसे हैं जिनके खेत में पानी लगता है, चाहे वो नहर का पानी लग रहा है, चाहे वो कुएं के ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, चाहे वो कुएं से आ रहा है, चाहे किसी झील से या तालाब से आ रहा है।
70% किसान राजस्थान में बरसात पर खेती करते हैं, बारानी खेती बोलते हैं जिसको, सूखी खेती को बारानी 70%। और बारानी खेती किस पर निर्भर है? बरसात पर निर्भर है। यानी कि 70% किसान जो है वो क्या है? सिंचाई के लिए बरसात पर निर्भर है। अपने पढ़ा है राजस्थान में बरसात क्या है? अनिश्चित है। किसान ने पैसा घर से लगा करके खेत के अंदर सफाई की, सूड किया और उसके बाद में जो है बुआई की, बरसात आ जाए वो बैठा इंतजार कर रहा है, बरसात आ जाए, फसल पक जाए, बरसात नहीं आती। नहर के पानी वाले किसान को बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तो नहर से सिंचित है। 70% किसानों की फसल जो है या किसानों का भाग्य किस पर निर्भर है? बरसात पर निर्भर है। बरसात होती है तो खेती होगी, बरसात नहीं होती तो खेती नहीं होगी। इसीलिए राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर कृषि जो है रोजगार नहीं है। कृषि क्या है? जीवन निर्वाह की एक प्रणाली है। जीवन निर्वाह करना है गांव के अंदर किसी व्यक्ति को। छोटा सा खेत है, साल के अंदर 2-4 बीघा खेत है, साल में क्विंटल 2 क्विंटल गेहूं, बाजरा, चावल हो गया, बाजरा हो गया, कोई हो गया, और वो अपना जो है साल भर के खाने पीने की व्यवस्था कर लेता है। साल भर के खाने, जीवन निर्वाह हो जाता है उसका। वो उससे धन कमाता नहीं है, उससे पैसा उसके पास इकट्ठा नहीं होता है। हमारे यहाँ किसान जो है भूमि के अंदर 65% किसान जो है वो क्या करते हैं? खाद्यान्न फसलें बोते हैं। 35% किसान जो है वो व्यापारिक फसलें बोते हैं। व्यापारिक फसलें जो व्यापार के लिए, जैसे अफीम है, गन्ना है, कपास है। अधिकतर किसान क्या करते हैं? खाद्यान्न फसल बोते हैं। खेत में बाजरा बोया हुआ है, खेत में ज्वार बोया हुआ है, खेत में गेहूँ बोया हुआ है, घर पे गेहूँ की 10 बोरी आ गई, अपने साल भर का कोटा हो गया। 65% किसान खाद्यान्न फसल बोता है। 35% भूमि पर व्यापारिक फसल, जिसमें अपन तंबाकू कह सकते हैं, अफीम कह सकते हैं, गन्ना कह सकते हैं। खाद्यान्न फसल में कमाई बहुत कम होती है लेकिन लागत भी बहुत कम आती है। व्यापारिक फसलों में कमाई बहुत ज़्यादा है तो लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। तो हमारे यहाँ कृषि इतना विपरीत होने के बावजूद भी राजस्थान के किसानों में आत्महत्या की दर नहीं मिलेगी आपको। कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि राजस्थान के किसान, महाराष्ट्र में, आंध्र में, तेलंगाना में हर साल हज़ारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाद्यान्न फसल नहीं बोते हैं। वहाँ खाद्यान्न फसल नहीं होती। क्या होती है? व्यापारिक फसलें होती है। तंबाकू बो रहा है, गन्ना बो रहा है, अफीम बो रहा है और व्यापारिक फसलें बो रहा है। तो उसके लिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, और कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो उधार क्या है? ज़्यादा लेकर के आएगा। उधार ज़्यादा लेकर के आए, मान लो बरसात नहीं हुई, तेलंगाना में सूखा पड़ जाता है, कई बार मराठवाड़ा में बहुत बार सूखा पड़ जाता है, तो वो उस पर ऋण बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऋण ज़्यादा होने से क्या है? उसका खेत बिक जाता है। उधार लेकर के आया, अब वो पैसा तो उधार लेकर के आया, दे नहीं पाया तो उसका खेत बिक जाएगा। तो फिर किसान निराश हो जाता है। अपने यहाँ किसान उधार का सिस्टम कम रखता है। खाद्यान्न फसल बोता है, खाद्यान्न फसल जितनी हो गई, क्योंकि इसमें एक तो लागत कम आती है, थोड़ी सी बरसात में अपने बाजरा इधर आराम से हो जाता है, मोट हो जाता है, ग्वार हो जाता है, उसके घर का काम चल जाता है। तो कृषि राजस्थान में कोई आय का साधन नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों में कृषि आय का साधन है। अपने आप वो जीवन निर्वाह को मानता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में 70% भूमि पर बारानी खेती होती है, सूखी खेती। 30% किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगर वो पूछे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई सुविधा किस जिले में है? नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, और सर्वाधिक सिंचाई सुविधा भी किस जिले में है? गंगानगर। लगभग 86% के आसपास भूमि जो है वो सिंचित है। 86% के आसपास गंगानगर की भूमि सिंचित है। यानी यहाँ के किसान के लिए बारिश हो तो बढ़िया है, नहीं बारिश हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेत में पानी लग रहा है। और सबसे कम सिंचाई सुविधा जो है वो चूरू जिले में। चूरू में सबसे कम सिंचाई सुविधा है, 6-7% आज, क्योंकि चूरू में कोई नहर विशेष है ही नहीं। 6-7%, 8% का। ये हमारा सिंचाई का टॉपिक है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में अकाल पड़ते रहते हैं, अकाल नाम पड़ते रहते हैं, राजस्थान में अकाल का सबसे कम प्रभाव किस जिले में दिखाई देगा? गंगानगर में। तो यहाँ के किसान के लिए बारिश का कोई मतलब नहीं है।
बारिश हो तो अच्छी है, नहीं हो तो भी उसको तो नहर से पानी मिल रहा है, पंजाब से। अकाल का सबसे कम प्रभाव, और अकाल पड़ने का कारण भी मैंने आपको बताया था, अनियमित अनिश्चित वर्षा। ये हमारा सिंचाई टॉपिक हो जाता है। राजस्थान में कौन कौन से साधन हैं, सिंचाई के मुख्य साधन क्या है, किस जिले में किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है, कुल सिंचाई कितना है, कितनी बरानी भूमि है, ये सिंचाई का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ के किसान के अंदर कृषि आय का साधन नहीं है। अब गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ किसान को क्या है कि पानी खूब मिल जाता है, तो वो गन्ना भी उगा लेता है, वो चावल है, गन्ना है, तिलहन है, सरसों है, ये सब गंगानगर के किसान कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बाकी जो बारानी खेती का क्षेत्र है, वहाँ किसान ज़्यादातर खाद्यान्न फसल बोता है, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या था, हर साल अकाल पड़ता था। अकाल पड़ने पर खाने की व्यवस्था है घर के अंदर, ये किसान के दिमाग में पहले होती थी, तो वो इन व्यापारिक फसलों के चक्कर में नहीं पड़ता। कृषि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उनके 3 क्षेत्र होते हैं। कॉमर्स वाले पढ़ते हैं इसको अच्छी तरह से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या चीज़ लेते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ लेते हैं जो प्रकृति ने हमको दी है, प्रकृति पर बेस इकोनॉमी। प्रकृति पर बेस इकोनॉमी क्या है? कृषि है, पशुपालन है, पशुपालन प्रकृति पर बेस है, कृषि है, पशुपालन है, खनिज है। किसी जिले में खनिज है, अब सऊदी अरब के पास में खूब सारे खनिज है, तो नेचर की देन है, इसमें उसका क्या रोल है? या अपने पास में जिप्सम है बीकानेर में, तो इसमें बीकानेर का क्या रोल है? खनिज है, वन है, मछली है, ये किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कृषि के अंदर प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हम क्या चीज लेंगे? प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित उद्योग, जैसे कृषि आधारित उद्योग। कृषि में अपने मान लो कपास लिया तो क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। गन्ना लिया, चीनी उद्योग हो जाएगा, ये सारे उद्योग हो जाएंगे। पशु आधारित उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग अपने सारे देखे ही हैं, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग सारे। वन आधारित उद्योग लकड़ी वाला है। द्वितीय सेक्टर में हम लेंगे उद्योग, और तृतीय सेक्टर में क्या लेते हैं? सेवा क्षेत्र, जो केवल आपको सेवा देता है, उत्पादन में कोई रोल नहीं है, सेवा देता है। सेवा रेलवे है, रेलवे क्या है? आपको सेवा ही दे रहा है, ट्रेन से आने जाने की सुविधा दे रहा है। बीमा है, बैंक आपको क्या करिए? सेवा का। बैंक कोई खेती करती नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं होती, बैंक की सेवा ही दे रहा है। आईटी सेक्टर सारा का सारा सेवा का है। शिक्षा क्षेत्र सारा का सारा सेवा का है, चाहे स्कूल है, चाहे कोचिंग है, कोई भी है, सेवा का है। ये तृतीय सेक्टर हो गया। कोई भी देश अपनी इकोनॉमी के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, तो अपन क्या करते हैं? कोई देश कह रहे हैं कृषि प्रधान देश है, पशुपालन प्रधान देश है, खनिज प्रधान देश है, आर्थिक रूप से क्या माना जाता है? पिछड़ा देश माना जाता है। इकोनॉमी उस देश की बहुत कमज़ोर होगी जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है, खनिजों पर निर्भर है। भारत के सबसे गरीब राज्य कौन से आते हैं? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। खनिज भरपूर है वहाँ पे, कोई सीमा ही नहीं है खनिजों की। जो कृषि पर, पशु पर, खनिज पर आधारित होगा वो पिछड़ा होगा। हम बड़े गर्व से कहते थे, जिसमें आज़ादी हुई थी, आपको आश्चर्य होगा कि भारत के 80% से ज़्यादा लोग खेती करते थे। मोर देन 80% लोग जो है उनकी आय का साधन क्या था? खेती। आज़ादी के समय उद्योग धंधे सारे अंग्रेज़ों ने चौपट कर दिए थे। हमारा जो कुटीर उद्योग था, चरखा था, वो सब खत्म कर दिया था।
सारा का सारा माल कहाँ से आता था? मैनचेस्टर से। ब्रिटेन के अंदर जो फैक्ट्रियाँ थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहाँ फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ फैक्ट्रियों से माल, छोटी से छोटी चीज़ भी कहाँ से आ रही है? ब्रिटेन से आ रही है। हमारा आदमी खाली बैठा क्या करे, जगह खाली पड़ी है, हो सकता है कोई 2 बोरी गेहूँ हो जाए, 2 बोरी बाजरा हो जाए, इतना ही 80%। और आज भी देखें मोर देन 50% भारत के अंदर और मोर देन 60% राजस्थान में लोग खेती करते हैं। जबकि भारत की आय में या राजस्थान की आय के अंदर जो हमारी जीडीपी से आय होती है, उस आय में कृषि का योगदान अभी भी 24 से 28% के आसपास है। कृषि का योगदान 24 से 28% ही है। आज भी 60% लोग राजस्थान के मिलकर के, और हिस्सा कितना देते हैं? 24%। जो देश द्वितीयक सेक्टर पर निर्भर है, जैसे उद्योग प्रधान देश है, या तृतीयक सेक्टर पर निर्भर है, जैसे सेवा प्रधान देश है, वो क्या माने जाते हैं? विकसित देश माने जाते हैं। जापान में केवल 1% लोग खेती करते हैं। अमेरिका में 5% लोग खेती करते हैं। रिमेनिंग 95% लोगों को अमेरिका के 5% किसान जो है वो गेहूं, चावल वगैरह देते हैं। अमेरिका गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में 60% लोग खेती कर रहे हैं, राजस्थान में 60%, भारत में 50-60% लोग खेती कर रहे हैं। हमें कई बार प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, कभी आलू के दाम बढ़ गए, कभी किसी के दाम बढ़ गए, हमको कभी दाल आयात करनी पड़ रही है, कभी प्याज को आयात करना पड़ रहा है, कभी गेहूं को आयात करना पड़ रहा है। जबकि हमारे यहाँ 60% लोग मिलकर कर क्या रहे हो भाई? आप 50 से 60% लोग खेती कर रहे हैं। अमेरिका में 5% ही, जापान में 1% ही। ये सारे के सारे क्या है? सेवा प्रधान, उद्योग प्रधान देश। आपने इसका नाम सुना होगा, सिंगापुर। अभी वो आता है ना एक मोबाइल के अंदर, क्या आता है, कल परसों न्यूज़ में था, इंडिया गवर्नमेंट सिंगापुर से कह रही है कि आप साइंटिस्ट भेजो हमारे यहाँ पर। वो आता है ना एक मोबाइल के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर टाइप होता है ना, है मोबाइल के अंदर ये चिप्स में ये बनाते हैं, कि वो सॉफ्टवेयर वो जापान सिंगापुरी बनाते हैं। पूरे वर्ल्ड को, ताइवान और सिंगापुर, ये पूरे वर्ल्ड को 70% यही देते हैं। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल में लगाते हैं ना, है नहीं, मेमोरी कार्ड नहीं वो है, वो भूल गया मैं नाम, परसों मैंने पत्रिका में पढ़ा था, अखबार में पढ़ा था कि मतलब जापान से, इसमें ताइवान से कह रहे हैं कि आप साइंटिस्ट भेजिए इंडिया के अंदर। इंडिया अब जो है वो सारा का सारा ताइवान बनाता है वर्ल्ड के अंदर, छोटा सा देश है। इनकी इकोनॉमी इंडिया से भी मजबूत है कई गुना। सिंगापुर है, ताइवान है, ये जो है जापान है, बहुत छोटे देश है जिनकी इकोनॉमी, कोरिया है, कोरिया, जापान, सिंगापुर, ताइवान, ये सब क्या है, विकसित देशों में आते हैं। इन सब की इकोनॉमी किस पर है? सेवा क्षेत्र पर या इस पर क्षेत्र, द्वितीयक सेक्टर। तो कहने का मतलब है कि कृषि पर कोई देश निर्भर है तो वो पिछड़ा हुआ देश है। तो हमारा प्रयास ये है कि निरंतर कृषि पर निर्भरता कम की जाए। कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिए कृषि पर रिसर्च के लिए ICAR संस्था स्थापित है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, दिल्ली के अंदर, जिसका काम है कि देश में कृषि में सुधार लाना और कृषि में सुधार ला करके कृषि को और ज़्यादा विकसित बनाना। ICAR के अधीन राजस्थान में 2 प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। एक प्रयोगशाला है बोरवार बांसवाड़ा, एक प्रयोगशाला है दुर्गापुर जयपुर। बोरवार बांसवाड़ा, दुर्गापुर जयपुर, 2 कृषि प्रयोगशालाएं राजस्थान में स्थापित हैं। बांसवाड़ा के अंदर जो है चावल अनुसंधान केंद्र भी है राजस्थान का, मक्का अनुसंधान केंद्र भी है। किसके अधीन है ये? ICAR के अधीन है। यहाँ चावल की नई नई किस्में विकसित हो रही है। कृषि के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, विशेषकर जो फसलें हैं उन फसलों की किस्मों को ध्यान रखना है। वो पूछेगा माही कंचन किस किस्म फसल की किस्म का नाम है, माही सुगंधा किसकी किस्म का नाम है, दुर्गामणि किसका नाम है। तो जिसके पीछे माही नाम लग रहा है आगे या पीछे, इट मीन्स वो कहाँ से आ रही है? बांसवाड़ा से आ रही है। जिसके आगे या पीछे माही लगा हुआ है, इसका मतलब उसका विकास, जैसे चावल की किस्में हम पढ़ेंगे तो हमें माही माही मिलेगा सब। और जिस किस्म के नाम के आगे या पीछे दुर्गा लगा हुआ है, दुर्गामणि, दुर्गा, जय दुर्गा, ये किस्में के नाम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब उसका विकास कहाँ हुआ है? जयपुर से हुआ है। हमें इसमें किस्मों को विशेष रूप से ध्यान देना है, किस फसल की कौन सी किस्म है।
और कौन सी फसल कहाँ बोई जाती है। फिर तो ये दो प्रयोगशालाएं हैं। उसके बाद में जो है कृषि के दो प्रकार होते हैं, एक आता है वैज्ञानिक कृषि और एक आता है परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि कौन सी है? जो हमारे सदियों से चलती आ रही है, जैसे भील करते थे आज से 2000 साल पहले से, जो अभी भी कर रहे हैं। जूमिंग खेती सदियों से चलती आ रही है, वनों को जलाकर खेती करना सदियों की परंपरा, या 2000 साल से ही किसान करते आ रहे हैं। राजस्थान में भील आदिवासी जो है वो जूमिंग करते हैं, उसको वालरा चिमाता ये करते हैं। मिश्रित कृषि है, किसान क्या है, खेती के साथ साथ में पशुपालन भी कर रहा है। पशु से क्या हो रहा है, किसान को गोबर वगैरह मिल रहा है और पशु को खेत से जो है वो चारा वगैरह जो होता है, घास फूस, वो पशु को डाल देता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। मिश्रित खेती। सहकारी खेती है। जल कृषि आजकल काफ़ी ज़्यादा आजकल अखबारों में आप जल कृषि के बहुत ज़्यादा सुनेंगे। जितनी भी अपने ये फल और सब्जियां हैं, पानी के अंदर उगाने की परंपरा शुरू हो गई। वैज्ञानिक कृषि को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हमारे पास में आता है कल्चर, सिल्वीकल्चर है, सेरिकल्चर है, वर्मीकल्चर है, एपीकल्चर है। ये सारे किस में आएंगे? वैज्ञानिक तरीके से। सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं? सिल्वीकल्चर, व्हाट इज सिल्वीकल्चर? सिल्वीकल्चर किसको कहा जाता है? आजकल सबसे पॉपुलर वर्ड है, पर्यावरण पूरे विश्व में मुद्दा बना हुआ है, वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण जो करते हैं उसका नाम क्या है? सिल्वीकल्चर। आप फलदार पेड़ लगा रहे हो, वृक्षारोपण द्वारा आय का साधन बना रहे हो या पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हो, सिल्वीकल्चर है। सेरिकल्चर होता है, दोनों मिलते जुलते शब्द है। सेरिकल्चर किसको कहेंगे? शहतूत के वृक्ष पर करते हैं। क्या होता है सेरिकल्चर? रेशम कीट पालन करना। शहतूत के वृक्ष पर करते हैं रेशम कीट। एपीकल्चर, वर्मीकल्चर, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? कल्चर, ये वैज्ञानिक विधि से आ जाते हैं। और उसके बाद में आ जाता है क्रांतियाँ, ये सारी हमारे वैज्ञानिकों ने की। हरित क्रांति नाम सुनोगा, 5वीं क्लास से बच्चों को पढ़ाते हैं। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन जो है 1966 में शुरू हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन ने चलाई और हरित क्रांति के द्वारा जो है देश के अंदर खाद्यान्न संकट दूर किया गया था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो 1951 में जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, उस समय देश के सामने सबसे बड़ी संकट किस चीज़ का है? भोजन का संकट है। देश के सामने सबसे बड़ा संकट किस चीज़ का है? भोजन का संकट है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? कृषि पर अधिक विकास दिया। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े सिंचाई परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल बांध, राजस्थान में चंबल परियोजना, ये सब जो है पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में आई ताकि हमारे यहाँ खेती विकसित हो सके। 1965 में जब इंडो पाकिस्तान वार हुआ था और उसके बाद में देश की इकोनॉमी खराब हो गई थी, 1966 के अंदर देश के पास में खाने के लिए अनाज नहीं था। 1965 के अंदर ही, 66 नहीं 65 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। आपने पढ़ा, आपने पूछा अपने पेरेंट्स से। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमारे को कुछ अनाज दीजिए, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। तो अमेरिका ने लाल गेहूँ भेजे थे, छोटे छोटे दाने के, जो वहाँ पशुओं को खिलाते थे। वो गेहूँ को हमारे यहाँ भेज दी। कुछ लोगों ने खाए वो भी, कुछ लोगों ने वो भी नहीं खाए। बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की कि हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन उपवास रखेगा ताकि खाना कम से कम खा सके। या वो हालत थी, या आज हमारे पास में सरप्लस सारे अनाज गोदाम भरे हुए हैं। सरकार 80 करोड़ लोगों को, अखबार पढ़ते होंगे ना, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांट रही है ना मोदी सरकार। देखा होगा आपने, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देती है सरकार मंथली। सारे गोदाम फुल अप है, अनाज सड़ जाता है, सड़ के खराब हो जाता है। तो वो कंडीशन थी जब हम भूखे मरते थे, उपवास की सलाह दी जाती थी प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मेरे पास में गेहूँ नहीं है, आप अपनी व्यवस्था एक दिन का उपवास रख के कर लीजिए। बहुत बड़ी चीज़ होती है देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। वो भी कंडीशंस हमने देखी। या आज़ादी के समय
बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था 1905 के अंदर, तो बंगाल की लगभग 1/3 आबादी भूख से ख़त्म हो गई थी। तो फेमाइन तो राजस्थान में बहुत कॉमन था, तो राजस्थान में तो फेमाइन बहुत ही कॉमन था। तो यहाँ के लोगों ने कभी दूसरी फसलों पर ध्यान ही नहीं दिया, केवल बाजरा, मोठ, ग्वार अपने जो आता है ना, और है तिलहन, इनका तो ही ध्यान दिया सर। कभी अफीम, तंबाकू, ये उस समय एक नील की खेती होती थी, वो सब को नहीं किया। तो कृषि के प्रकार हम लेंगे, ये धीरे धीरे मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए इसको।